तो वो वाली वीडियो रुक गई थी 18 मिनट के बाद, अब यहाँ से शुरू है। तो हम बता रहे थे राजीव गांधी के बाद के पीएम को याद करने का ट्रिक है, राजीव के बाद विश्व का चंदन नरसिम्हा है। तो बीपी सिंह बने 1 साल के लिए। इनके बारे में फैक्ट है कि पहले से पीएम है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो इनको पद छोड़ना पड़ा। चंद्रशेखर बने। फिर नरसिम्हा राव बने एलपीजी के समय, ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा किए, कांग्रेस वाले हैं। नरसिम्हा राव के बारे में बोला जाता है कि ये दक्षिण भारत के पहले पीएम बने। नरसिम्हा भगवान दक्षिण भारत के पहले पीएम बने नरसिम्हा भगवान। फिर फिर उसके बाद 96 के बाद कौन आएगा? अटल बिहारी। लेकिन इनकी सरकार मात्र 13 दिन की रहेगी, केवल 1 वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। फिर कौन आएगा अटल के बाद? तो अटल के बाद देव का जाल। फिर इन दोनों पीएम को याद करने का ट्रिक है, अटल के बाद देव का जाल। तो एच.डी. देवगौड़ा आएंगे 1966 में ही 1977 तक। फिर इंद्र कुमार गुजराल 1977 से 1988 तक। फिर 1988 से लेके ये पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे 2004 तक, मतलब 6 साल तक रहे, 6 साल 64 दिन तक। ये पहले से गैर कांग्रेसी पीएम बने जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। फिर मनमोहन जी आए और 2004 से 14 तक, और लगभग ये 2 बार पीएम बने। फिर मोदी जी भी तो आ ही रहे। तो बच्चों को पता है कार्यकाल में कहाँ का कन्फ्यूजन होता है, ये सब तो याद ही रहता है। 47 से 62, फिर यहाँ पर 64 तक, फिर 64 से 66 तक, ये सब याद ही रहता है। 66 से 77 ये भी याद ही है। 77 में पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई है। फिर यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, मुरारी के बाद कौन है? तो मुरारी के बाद आए थे मुरारी के चरण में तो चौधरी चरण सिंह 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए आए, 1 साल के लिए आए 79 से 80 तक। फिर 80 से 84 ये याद ही है, 84 से 88 ये भी याद ही, 89 ये भी याद ही है। फिर इसके बाद ये दोनों का नाम याद करने में कन्फ्यूजन होता है। तो ये दोनों का कन्फ्यूजन कैसे दूर किया गया? तो राजीव के बाद विश्व का चंदन नरसिम्हा है। तो विश्वनाथ प्रसाद 1 साल के लिए 89 से 90, 89 से 90, और फिर 90 से 91 चंद्रशेखर। फिर नरसिम्हा राव 91 से 96 तक। फिर उसके बाद अटल बिहारी 1966 में ही रह गए। फिर अटल के बाद देव का चाल एच.डी. देवगौड़ा 66 से 67, 67 से 97, 96 से 97, 97 से 98, फिर अटल जी आए। तो ऐसे है, ठीक है। अब सवाल बनाओ, ये वाला मोस्ट वीवीआई और कन्फ्यूजन सवाल है। कार्यकाल मिलाना है। एच.डी. देवगौड़ा का क्या कार्यकाल था? तो देवगौड़ा का अटल के बाद देव का चाल, यानी कि 1966 से 1997 तक होगा। तो देवगौड़ा हो गए। गुलजारी लाल नंदा नहीं है, गुजराल है। तो ये देवगौड़ा के बाद बने थे 1997 से 1978 तक में। फिर चंद्रशेखर, तो ऐसे बताए थे राजीव के बाद विश्व का चंदन नरसिम्हा है। तो 1 साल के लिए ये सब था। बीपी सिंह 1990 से और 1989 से 90 था, और चंद्रशेखर 90 से 91 थे। तो 90 से 91, 91 से 96 फिर नरसिम्हा आ जाएंगे। अटल जी का कार्यकाल एक बार शुरू होता है कब? 1996 में, लेकिन उसी समय समाप्त भी हो जाएगा। एक बार 1996 में 16 दिन के लिए पहली बार बने थे। फिर बन जाएंगे कब? 1998 में जब पोखरान परीक्षण होगा, तो 2004 तक के लिए 6 साल तक। फिर
विश्वनाथ प्रसाद 1989। तो अपना मिला लो, इसे मिला लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा का सदस्य नहीं था? तो देखो, 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। एक तो इंदिरा गांधी, सबको याद है, मनमोहन सिंह, दो और थे, एक देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, एक इंद्र कुमार गुजराल। अब कैसे याद होगा? तो इसका ट्रिक है, इंद्रा के मन में डेंगू, इंदिरा है उसके मन में क्या है? डेंगू। तो इंदिरा से इंदिरा गांधी, मन से मनमोहन सिंह, डे से एच.डी. देवगौड़ा, गु से इंद्र कुमार गुजराल। इंदिरा के मन में डेंगू, तो ये नहीं थे, ये लोकसभा के मेंबर थे, बाकी ये सब राज्यसभा के। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रहा है? नेहरू 2 बार रहे, 3 बार रहे। इंदिरा गांधी कितनी बार रही है? इंदिरा गांधी कितनी बार पीएम रही है बताओ? गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। गुजराल नहीं है, गुलजारी लाल नंदा है। ये भी एक से अधिक बार 2 बार कार्यवाहक पीएम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भी आपको 2 बार पीएम रहे हैं। इंदिरा गांधी कितनी बार पीएम रही है ये बताना है। एक तो नेहरू के समय, ठीक है, नेहरू के समय थी। फिर एक 1966 से 1969 तक इनका अपना कार्यकाल चलता है। उसके बाद एक बार 80 से 84 के समय भी चलता है। फिर इमरजेंसी के समय 4 बार रही है लगभग, एक बार गूगल चेक करते हैं। 4 बार लगभग इनको पीएम माना जा सकता है इंदिरा गांधी को, ठीक है। 3 बार नेहरू को। अच्छा, ये तो हो ही गया था। तो ये सवाल है, ये सवाल में इस लाइन में बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थे। नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आर्टिकल कौन सा है? 53। आर्टिकल कौन सा है? 53। संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगी, ये भी लाइन याद करो। वो आर्टिकल है 77। भारत का प्रधानमंत्री कैसा होता है? निर्वाचित, चयनित, मनोनीत नहीं, नियुक्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष के बारे में ये सब सही होता है कि चयनित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्व का प्रावधान है? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति के संदर्भ में। कैबिनेट में शामिल होते हैं, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल यानी कि केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होंगे। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली, ये टीआरई में पूछा था, विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति और क्रियान्वयन से, मतलब जिसका जो काम है वही वो काम करेगा। रक्षा का काम रक्षा मंत्रालय करेगा, वित्त का काम वित्त मंत्रालय करेगा, यही तो विभाजन प्रणाली है, ठीक है ना। तो ये विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति और उसके क्रियान्वयन से। विभाजन प्रणाली को ही विभागीय प्रणाली भी बोलते हैं। कैबिनेट सचिवालय के बारे में कथन सुने। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन होगा। अरे यार, न ही राष्ट्रपति न ही उपराष्ट्रपति, कैबिनेट पे पूरा हक प्रधानमंत्री का है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक सेवा मंडल के पदेन अध्यक्ष होता है। हाँ, लोक सेवा बोर्ड है ना, उसका पदेन अध्यक्ष पीएम नहीं, कैबिनेट सचिव होता है। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कार्यकाल, नहीं, यहाँ पे पीएम दिया है, और ये ऐसे सभी पीएम हैं जो किसी न किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। मोदी कहाँ के थे? गुजरात के, तो याद ही रहेगा। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम है, कहाँ के थे? तो ये थे मुंबई के, वहाँ से मुंबई और वहाँ से मोरारजी। एच.डी. देवगौड़ा, देव क्या करते हैं? नाटक, घोड़ा लेके, या गोरा क्या करता है? नाटक। तो कर्नाटक के थे, इसे याद कर। चौधरी चरण सिंह तो यूपी के थे, याद ही है सबको। और पीवी नरसिम्हा, ये पहले दक्षिण भारत के पहले पीएम थे, पीवी नरसिम्हा, तो ये आंध्र प्रदेश।
तो कैसे याद करवाएं हम तुमको? मौ से मुरारजी, मौ से मुंबई। देव गोरा लेके क्या करता है नाटक, चौधरी चरण सिंह, इनके ही याद में किसान दिवस भी मनाते हैं। तो ये यूपी के थे, ये तो गुजरात के हैं, ठीक है। नरसिम्हा दक्षिण भारत के पहले पीएम हैं, आंध्र प्रदेश के। संघ सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है गोपाल स्वामी, पहला स्टेटमेंट देखो कि एम गोपाल स्वामी एंकर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ये जरूर सुझाव दिया था, लेकिन पूर्णतः नामित का सुझाव नहीं दिया था। कुछ लोग को नामित जरूर करना चाहिए, लेकिन पूर्णतः नहीं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। सही बात है। ये आयोग के अनुसार 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था। भारत के संविधान में मंत्रियों का 4 श्रेणी अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज और उप मंत्री में वर्गीकृत है। 4 नहीं है, 2। अब पहली बात कि 3 है, और दूसरी बात ये संविधान में वर्णित नहीं है इसका वर्गीकरण। यूपीएससी में पूछा था, संविधान में वर्णित भी नहीं इसका वर्गीकरण। और दूसरी बात 4 श्रेणी नहीं, 3 श्रेणी है। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो मंत्री परिषद है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्री परिषद का आकार तो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं। तो ये दूसरा वाला सही, लेकिन पहला वाला गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया है। द यूनियन ऑफ इंडिया है अनुच्छेद 300 में। मोस्ट भी आई है, द यूनियन ऑफ इंडिया है। भाग 1 में क्या लिखा? भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। तो उसमें इंडिया और भारत का नाम है, लेकिन अनुच्छेद 300 में द यूनियन ऑफ इंडिया नाम है। अब यहाँ पे सुमेलित करना है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल से संबंधित है, तो इंदिरा गांधी के पास शक्ति था, तो इसे याद कर सकते हैं। नेहरू शांति वन, तो नेहरू विदेशी नीति में शांति स्थापना करना चाहते थे, इसे याद कर लो। लाल बहादुर शास्त्री, तो शास्त्री जी जय किसान जय जवान बोलते थे, तो विजय घाट इनसे संबंधित कर लो। राजीव गांधी वीर आदमी थे, तो वीर भूमि इनसे संबंधित है। कर्म भूमि से संबंधित नहीं, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है, ठीक है। ये तो हो गया। स्वतंत्र भारत में संसदीय सचिव का पद कब आया? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा ये पोस्ट है। तो सचिव को दीजिए 51 रुपया, तो 1951। फिर से यहाँ पर है लॉनिस ऑफ साइंटिफिक एंड, अच्छा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? CS अय्यर का पूछ रहा है। तो CS अय्यर का प्रधानमंत्री ही तो अध्यक्ष होता है भाई। फिर यहाँ पे पूछ रहा है संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित होती है? आधारित था। संघीय मंत्री का पुनर्गठन किया जाए तो गोपाल स्वामी आयंकर की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें बोला था सभी को पूर्णतः नामित नहीं किया जाए मंत्रिमंडल में, नहीं मनोनीत नहीं निर्वाचित, कुछ को नामित और कुछ को मनोनीत किया जाए सुधार के लिए। था ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखो, तो जिस समय भारत आज़ादी हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, उस समय 18 विभाग थे। विभागों की संख्या कितनी थी मंत्रालयों की? 18, और अभी 53 हो गई है। तो आज़ादी के समय मंत्रालयों की संख्या 18 थी। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऐसा ऐसा करके क्या वो था? 18 वो। तो ऐसे याद कर सकते हो 18+। ये BPSC में पूछा था, इसमें भयंकर कन्फ्यूजन होता है आदमी को। 91 में, 93 में और 97 में। 91 में ही लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
93 संविधान संशोधन में ये सिंधी भाषा से संबंधित है। 97 संविधान संशोधन 2011 या शाकाहारी समिति से संबंधित है। तो 91 वाला तो ये मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होना चाहिए लोकसभा के, किस संवैधानिक संशोधन में लिखा गया है? तो 91 में। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा कौन है? मतलब सबसे उच्चतम सेवा कौन है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट आईएएस का? तो ये है आपको कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिव। इसी का तो सृजन किया गया था 1951 में। सचिव को 51 रुपया। कैबिनेट समितियों में से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प चुनिए। कैबिनेट समिति मतलब अभी पढ़ा थे 8 प्रकार का होता है मंत्रिमंडलीय समिति, उसी के बारे में बोला। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, सही बात है, नहीं है, ये नियमों में उल्लेख है। और जितना भी कैबिनेट समिति होती है तो प्रधानमंत्री जरूरत आवश्यकता अनुसार इसका गठन करते हैं। हाँ, तो ये भी याद रखो, जो कैबिनेट समिति है उसका गठन भी कौन करता है? प्रधानमंत्री ही। और अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री ही। पीएम नहीं मार के आ जाना है कि गठन करता है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वो समिति के अध्यक्ष हो। गलती, जिस समिति का सदस्य हो गया वो आवश्यक है कि प्रधानमंत्री संसदीय मंत्रिमंडल का क्या होगा? संसदीय मंत्रिमंडल समितियाँ का मंत्रिमंडल समितियाँ का क्या होगा? अध्यक्ष हो जाएगा। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। गलत है, ये भी गलत है ही। केवल 2 ऐसा मंत्रिमंडलीय समिति है जिसका अध्यक्ष पीएम नहीं होता है। एक तो है आपको आवास वाला और एक है संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल वाला। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थे। नहीं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति पीएम में नहीं, राष्ट्रपति में नहीं थी। और ये है आर्टिकल 53 में लिखा हुआ। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। नहीं, सिविल सेवा बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, वही कैबिनेट सेक्रेटरी जो आईएएस होता है सबसे बड़ा। उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में तो है नहीं, बस इसी तरह बोलचाल में है। तो ये होगा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर सृजन हुआ इस पद का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। सही बात है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है, केवल इसी तरह बोलचाल में यूज होता है। इसके पास प्रधानमंत्री वाला कोई शक्ति अधिकार नहीं होता। तो एक कथन सही है और बी भी सही है और एक एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून के मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात देखो तो 1947 से पहले पूछेगा अंतरिम सरकार में, तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे कानून मंत्री 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार में। लेकिन आज़ादी के बाद बने थे अम्बेडकर। बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात है। ऐसा लगेगा कि अम्बेडकर पहले भी थे कानून मंत्री, अंतरिम सरकार में नहीं, अंतरिम सरकार के बाद में वो स्वतंत्र भारत में बने थे कानून मंत्री। सर्वप्रथम भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता बाद, अच्छा आज़ादी के बाद पूछ रहा है। तो देखो आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार में जॉन मठाई था वित्त मंत्री, लेकिन आज़ादी के बाद कौन थे? तो जिनके नाम में शेट्टी आएगा, सदमुख शेट्टी। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन वो सदमुख शेट्टी नाम के थे आज़ादी के बाद। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों की संख्या चाहिए? तो आपको अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 लोगों का समर्थन चाहिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन देखो, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संसद के प्रति नहीं तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, करते हैं। कितनी बार तो ये लाइन याद कराए हैं कि पीएम हो या राष्ट्रपति हो, ये सभी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि बहुमत नहीं होगा तो इनको हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति हटा देंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सुनिश्चित करेगा। हाँ, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है आर्टिकल 78 में ये राष्ट्रपति को लेके। संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सही बात है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपने धारण करते हैं। एक्चुअल में शक्ति होता है प्रधानमंत्री का ही, लेकिन ये शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा किसके? लोकसभा के प्रति संवैधानिक बाध्यता के अंदर। ये भी सही है। और किस रूप में, किस आर्टिकल में लिखा है? तो 75(3) में लिखा हुआ है, तीन का तिगड़ा काम बिगड़ा। 75(2) में लिखा हुआ है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होंगे राज्यपाल के प्रति, ये लिखा है राष्ट्रपति के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? तो केवल लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति भी नहीं, केवल लोकसभा के प्रति, क्योंकि 75(3) में ही लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी, उनको निकाला जाएगा, ये सब बात किस में लिखा हुआ है? तो 74वां में तो केवल ये मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख है। 75 में ही ना उसकी नियुक्ति, शपथ, वेतन, पद से हटाना, ये सभी उत्तरदायित्व 75 में उल्लेख है। तो याद रखेंगे, इसमें भी भयंकर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ 352 में, और ये मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार, इंदिरा गांधी के बाद जो आई मोरारजी देसाई की सरकार, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, वही जो रहता कैबिनेट में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। ये तो हो ही गया, ये सब तो हो गया ना यार। अच्छा, ये देख लो कि प्रधानमंत्री जो है किस किस संस्था का अध्यक्ष होता है। तो एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC जो 1952 में गठन हुआ, ठीक है। कैसे याद करेंगे? तब विकास मोदी जी ही करेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद तो कैसे याद करेंगे? सबका साथ सबका विकास मोदी जी ही करेंगे। इसके अध्यक्ष भी, नीति आयोग के भी अध्यक्ष भी, नीति कौन बनाएगा? N से नीति, N से नरेंद्र मोदी। अंतर्राज्यीय जल संसाधन परिषद, इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? मोदी जी होते हैं। CSIR के भी अध्यक्ष कौन होंगे? मोदी जी होंगे। अपने आप को वो वैज्ञानिक समझते हैं ऐसा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सुरक्षा कौन देगा? गृह मंत्री? नहीं, मोदी जी ही देंगे। कैबिनेट समिति जितना मंत्रिमंडलीय समिति है उसके भी। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, तो उसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? मोदी जी ही। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री लोग होता है। साथ में अंतर्राज्यीय परिषद में 6 लोगों को मनोनीत भी करते हैं मोदी जी। इसके अलावा किसके किसके अध्यक्ष नहीं होते हैं? तो ये सब जो आयोग होता है SC ST OBC मानवाधिकार आयोग, ये सब के अध्यक्ष नहीं होते हैं मोदी जी। संसदीय समितियाँ के भी नहीं होते, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन मंत्रिमंडल समितियाँ के होते हैं। सिविल सेवा बोर्ड के भी अध्यक्ष नहीं होते हैं, कैबिनेट सचिव होता है। क्षेत्रीय आयोग के भी अध्यक्ष नहीं होते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय आयोग के ना ही वो अध्यक्ष होते हैं, ना ही सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय आयोग का अध्यक्ष तो गृह मंत्री होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं किसके हैं किसके किसके नहीं। सवाल पूछता है यहाँ से, ये सवाल है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो PM, आर्टिकल 74 के अनुसार। आर्थिक UPSI में पूछा था, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति था। 8 वो समिति है ना, उसमें से 6 में आता है ये भी आर्थिक मामलों पर भी, तो इसके अध्यक्ष होते हैं PM। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? बताओ कब लाया गया था? तो पहली बार लाया गया था
पहली बार लाया गया था किसके खिलाफ? नेहरू के खिलाफ JB कृपलानी लाए थे 1963 में। 62 में युद्ध हुआ था तो 63 में लाए थे, चाइना वाला युद्ध के बाद। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सही नहीं है? अपना जोड़ लेना। ऐसे राजीव गांधी का तो पता ही है, इनका कार्यकाल बहुत इजी है, 84 से 89 है। नरेंद्र मोदी कितनी बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे? तो 4 बार। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? मोरारजी देसाई थे बॉम्बे के, चौधरी चरण थे यूपी के, इंद्र कुमार गुजरात किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे जो बाद में PM बने, नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले PM थे, आंध्र प्रदेश के थे। देवगौड़ा कहाँ के थे? कर्नाटक के। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो SI में भी पूछा था ये सवाल 2022 में ही। यूपी में थे ये, आंध्र प्रदेश में थे ये। देव नाटक करता है तो कहाँ का था? कर्नाटक का। चंद्रशेखर कहीं के नहीं थे, याद रखें। चौधरी चरण सिंह थे लेकिन चंद्रशेखर नहीं थे, नाम मिलता जुलता है। ऐसे इसका ट्रिक है। PBRHD में VIP चौधरी, PBRHD में VIP चौधरी। PBR मतलब PB नरसिम्हा राव, HD मतलब HD देवगौड़ा, VIP मतलब चौधरी चरण सिंह। आसोल्ट क्या है? एक AI टूल है। AE इंजीनियर में पूछा था ये सवाल। भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति के अध्यक्ष कौन है? आर्थिक मामले में तो पता ही है कौन है, PM है, अभी तो बताए थे। ये भी संसदीय समिति है, सॉरी मंत्रिमंडलीय समिति है, ठीक है। देखो ये पूछा था कि किसान दिवस कब मनाते हैं? तो दिसंबर में, एकदम आखिरी में, क्योंकि सबसे आखिरी में हम लोग किसान को ही याद करते हैं, तो दिसंबर में मनाएंगे 23 दिसंबर को। और ये पता है किस लिए मनाया जाता है? यूपी के जो मुख्यमंत्री थे CM, जो बाद में जाके PM भी बने, तो उसके मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो चरण सिंह जो PM है ना, उन्हीं की याद में मनाया जाता है किसान दिवस 23 दिसंबर, ठीक है। अब ये पूरा देख लिए, अब थ्योरी देखो। इनका नोट्स बहुत मस्त है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है नोट्स, पूरा लक्ष्मीकांत है लाइन बाय लाइन। थैंक यू सर।
ऑल द बेस्ट। जय माता दी।